नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर के पार्ट 1 को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। आज का यह वीडियो एक डिराइवेशन के साथ शुरू होगा। जैसे मैथ्स में थ्योरम होता है उसी तरह फिजिक्स में डिराइवेशन होता है। इस डिराइवेशन में हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F = R/2 हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। F का मतलब है फोकस दूरी और R का मतलब है वक्रता त्रिज्या। ये क्वेश्चन माध्यमिक 2017 में आ चुका है। डिराइवेशन को लिखने का तरीका होता है कि जो डायग्राम है उसको हम लोग राइट साइड में बनाते हैं और स्टेटमेंट को हम लोग लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पर OA एक आपतित किरण है जो दर्पण के A बिंदु पर टकराती है और टकराने के बाद परावर्तित होकर फोकस F पॉइंट से होकर गुजर जाती है और यहाँ पर CA अभिलंब का कार्य कर रही है। तो डायग्राम को बनाने के बाद हम लोग उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। माना कि प्रकाश की एक समानांतर किरण A बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात F से होकर गुजरती है, जो कि एक वास्तविक फोकस बिंदु है। अवतल दर्पण के केस में जो फोकस पॉइंट होता है वो वास्तविक होता है। इसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और उसके बाद CA दर्पण सतह के A बिंदु पर अभिलंब है। जैसा कि मैंने अभी बताया, CA यहाँ पर अभिलंब का कार्य कर रही है और हमें पता है परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल I और एंगल R दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। तो इस तरह हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एंगल OAC = एंगल CAF। यहाँ पर मैंने एंगल के साइन को ऐसा बनाया है। जब आप लोग कॉपी में इसे लिखेंगे तो एंगल के साइन को ऐसा बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एंगल OAC और एंगल ACF एकांतर कोण है, जिसकी वजह से एंगल C का मान भी I होगा। जब आप लोग इस डायग्राम को बनाएंगे तो यहाँ पर एंगल C का मान I लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ACF है I और एंगल CAF है R। तो परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल I और R का मान बराबर होता है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एंगल CAF = एंगल ACF। और हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज का अगर दो कोण का मान बराबर होता है तो वो त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर त्रिभुज CAF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा हमेशा बराबर होता है। तो इस तरह से CF और FA ये दो भुजा हमेशा बराबर होगा। और ये जो डिराइवेशन है ये लागू होता है जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है। अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो ये जो पॉइंट है A पॉइंट वो P पॉइंट के बहुत नज़दीक होगा, और जब ऐसा होगा तब AF = PF होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डायग्राम को देखो। यहाँ पर PC जो है, PC को हम लोग CF + FP लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। PC को हम लोग यहाँ पर CF + FP लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो CF है उसको हम लोग AF से रिप्लेस किया है। कैसे? यहाँ पर जो CF अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो CF और AF का मान हमेशा बराबर होता है, तो इस तरह से हम लोग CF को AF से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम लोगों ने थर्ड लाइन में फिर AF को FP से रिप्लेस किया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा जब A पॉइंट P पॉइंट के बहुत नज़दीक होगा तो AF PF के बिल्कुल बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर थर्ड लाइन में AF की जगह FP लिखा है। और अब FP + FP 2FP हो जाएगा। और यहाँ पर डायग्राम में देखो, PC का मान है R और FP का मान है f, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि F = R/2। अब ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से लिखा हुआ आ सकता है कि अवतल या उत्तल दर्पण के क्षेत्र में फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करो,
या फिर ये नीचे का क्वेश्चन आ सकता है, अवतल उत्तल के क्षेत्र में सिद्ध कणों की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये जो डिराइवेशन है ये अवतल दर्पण के लिए है। अब जब उत्तल दर्पण के लिए ये डिराइवेशन आएगा तो बस हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को चेंज कर देंगे और जो स्टेटमेंट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। उत्तल दर्पण के केस में डायग्राम इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ दो डायग्राम को याद करना है, एक अवतल के केस में और एक उत्तल के केस में, और जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर अवतल दर्पण ना लिखकर गोलीय दर्पण लिखा हुआ आ जाए तो आप लोग अवतल या उत्तल किसी का भी बना सकते हैं। ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अवतल का बनाइएगा क्योंकि अवतल का जो डायग्राम है वो थोड़ा इजी है, ठीक है। अब हम लोग कुछ रे डायग्राम को देखेंगे। रे डायग्राम को देखने से पहले हम लोग को कुछ रूल्स को समझना होगा। जो यहाँ पर पहला रूल है वो रूल है कि अगर कोई समानांतर किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वो फोकस F पॉइंट से होकर गुजर जाती है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा रूल है वो पहले रूल का बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर कोई किरण F पॉइंट से फोकस पॉइंट से होकर जाती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद वो किरण बिल्कुल समानांतर हो जाती है। पहले रूल में था कि अगर कोई समानांतर किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद परावर्तित होकर वो F पॉइंट से होकर जाती है, और इसका दूसरा रूल बिल्कुल ऑपोजिट है कि अगर कोई किरण प्रकाश की किरण F पॉइंट से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो समानांतर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा रूल है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी रास्ते में लौट जाती है। तो इस तरह से हम लोग को पता चलता है कि जो आपतित किरण और दर्पण के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसके कारण जो आपतित किरण जिस रास्ते से जाती है टकराने के बाद परावर्तित किरण उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। और इसके बाद हमारा चौथा रूल है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पोल पर टकराती है तो वो प्रधान अक्ष के साथ एंगल आई का कोण बनाती है, और जो परावर्तित किरण है वो प्रधान अक्ष के साथ एंगल आर का कोण बनाती है, ठीक है। अब हम लोग रे डायग्राम को देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो इस तरह का रे डायग्राम बनेगा, और जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनेगा और प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति ये होती है। आप लोग को रे डायग्राम को यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पर रे डायग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लाइट चैप्टर में हम लोग जो रे डायग्राम बनाएंगे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एरो का साइन दिया हुआ है इसको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एरो के साइन से ही पता चलता है कि प्रकाश की किरण किधर से किधर जा रही है, ठीक है। इस एरो के साइन पर ही टीचर आपको मार्क्स देंगे, तो इस एरो के साइन को कभी मत भूलना एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा रे डायग्राम है वो है जब वस्तु अनंत और दर्पण की वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी तब प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच बनेगा, ठीक है। इसके बाद जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होगी, देखो एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई वस्तु C पॉइंट पर स्थित है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब भी उसी पॉइंट पर बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना ये फोकस का पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डायग्राम में मैंने जब बनाया तो इसको भूल गया हूँ, और ये जो पॉइंट है ये C पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना ये C पॉइंट होगा। जब आप लोग डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर इसको अच्छे से लिख लेंगे, ये C पॉइंट होगा, और ये जो पॉइंट है यहाँ जहाँ पर दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को क्रॉस कर रही है F पॉइंट होगा।
इस केस में प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर आकार को, और जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसके बाद जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित है तो इस केस में प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ठीक है। और इसके बाद जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। अब इस रे डायग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रे डायग्राम है वो ये है। ठीक है। इस रे डायग्राम को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना आप लोग, क्योंकि ये रे डायग्राम बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तब प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक होती है, सीधा बनता है और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बनता है। ठीक है। अब अवतल और उत्तल दर्पण से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना होगा। देखो, जो अवतल दर्पण होता है वो हमेशा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और एक बात, उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है जबकि अवतल दर्पण किरणों को इकट्ठा करने का कार्य करता है। यानी कि जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से टकराती है, निकलती है, तो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, और अवतल दर्पण क्या करता है, किरणों को इकट्ठा कर देता है। अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी अवतल या उत्तल दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी में क्या बदलाव होगा। तो आंसर होगा कोई बदलाव नहीं होगा, फोकस दूरी हमेशा समान रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर अवतल या उत्तल दर्पण ना होकर अगर लेंस पूछा जाता तो यहाँ पर फोकस दूरी बढ़ जाती। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, क्या उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसका आंसर होगा हाँ, उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन एक शर्त पर, जब वस्तु काल्पनिक हो, नहीं तो उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। अब इसके बाद है अवतल दर्पण का उपयोग। मैंने यहाँ पर 5 उपयोग को लिखा है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग को मैंने लिखा है। ठीक है। अवतल और उत्तल दर्पण को अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, अगर इन दोनों में अंतर आ जाए तो आप लोग आसानी से अंतर को लिख पाएंगे। ठीक है। तो इसी के साथ आज का इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।